दोस्तों, जो मेरा पिछला वीडियो था वो साइटिका के ऊपर था, जिसमें मैंने साइटिका के बारे में हर चीज़ बताई कि साइटिका क्या होता है, उसमें क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या कॉज होते हैं, उसका रिस्क फैक्टर क्या है, आप उसको ट्रीट कैसे करते हैं विद टैबलेट एंड मेडिकेशंस, आप उसके लिए क्या एक्सरसाइजेस करते हैं, आप साइटिका आपको ना हो उसके लिए क्या प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, आप क्या डाइट आपको लेना चाहिए। जिस तरह हम कार को बहुत चलाएं तो उसका टायर घिसने लग जाता है, उसी तरह हमारी बॉडी भी है। अगर हम बहुत ज़्यादा अपने नी को यूज़ करें मतलब आप चलते फिरते हैं, उसमें इतना प्रेशर नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप उसको रनिंग करके, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा करके और अपने एज का ध्यान ना देते हुए वो सब चीज़ें करते हैं, ज़्यादा जंपिंग रनिंग करते हैं, तो घुटने जल्दी घिस जाते हैं। या पुरानी कोई इंजरी है, अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो धीरे धीरे कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक जो इंजरीज होती हैं वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज करती हैं। घुटने के अर्थराइटिस के बारे में जानने के पहले घुटने का थोड़ा एनाटॉमी समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा घुटने का मॉडल है। अगर आप देखें, ये वाली जो हड्डी है इसको फीमर बोलते हैं। ये हमारी जांघ की हड्डी होती है जिसको थाई बोन भी बोलते हैं। ये नीचे वाली हड्डी को हम टिबिया बोलते हैं। उसके बगल में एक और हड्डी है, इसको फिबुला बोलते हैं। और यहाँ पर जो कटोरी है जिसको हम पटेला बोलते हैं, दोनों जॉइंट के बीच में जो बोन्स की कवरिंग होती है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो चलने फिरने में, दौड़ने भागने में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आइए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्प्लिट करें तो ऑस्टियो का मतलब बोन होता है, अर्थ्रोस का मतलब जॉइंट होता है जिसको आप जोड़ बोलते हैं, एंड आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब सूजन। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब जो हमारे जोड़ हैं, ज़रूरी नहीं कि घुटने में होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली आपको घुटने में ही दिखता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपकी जो हड्डियां हैं, फीमर और टिबिया, वो एक जोड़ बनाती हैं। आपकी पटेला और फीमर भी एक जोड़ बनाती है। वो जो जोड़ है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, धीरे धीरे जो बोन के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको कार्टिलेज बोला जाता है, वो उसमें घिसाव शुरू हो जाता है। वो घिसाव की वजह से धीरे धीरे उसमें इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है और वो इन्फ्लेमेशन आपको पेन देने लग जाता है। अर्थराइटिस ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके घुटनों को अफेक्ट करे, अर्थराइटिस आपके हिप को और अदर जॉइंट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। और अर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। दूसरा है दोस्तों, उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हिंदी में गठिया भी बोलते हैं। वो स्मॉल जॉइंट से चालू होता है। उसमें मेन कंप्लेन आपकी सूजन, और धीरे धीरे एडवांस स्टेज में अगर आप जाएंगे तो उंगलियां टेढ़ी होने लगती है हाथों की, पैरों की। चलिए जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस के बारे में। तो दोस्तों, इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। पहला जो ग्रेड है, पहला जो स्टेज है, उसमें जो कार्टिलेज होता है जॉइंट के बीच में, वो 10% उसका घिसाव हो जाता है। वो 10% एक तरह से वेयर ऑफ हो जाता है, तो ज़्यादा आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे, माइल्ड थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। जो दूसरा ग्रेड है दोस्तों, उसमें जो दोनों जॉइंट के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, वो रिड्यूस होने लग जाता है। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि हमारा जो अंदर की तरफ का, घुटने के अंदर की तरफ का जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस होता है। तीसरे ग्रेड में दोस्तों कार्टिलेज करीबन 50% तक वेयर ऑफ हो जाता है, मतलब एक तरह से घिस जाता है, और जॉइंट स्पेस भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो जाती है। जब जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, हमारे जॉइंट आपस में टकराने लगते हैं, तो साइड से छोटे छोटे बोन्स का ग्रोथ होता है। उन बोन्स को दोस्तों ऑस्टियोफाइट्स बोला जाता है। पहला और दूसरा ग्रेड इजीली मैनेज हो जाता है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज से। तीसरा ग्रेड भी दोस्तों फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार चौथा ग्रेड आ गया जिसमें आपका ये पूरी तरह से स्पेस ख़त्म हो जाता है, कार्टिलेज पूरी तरह से घिस जाते हैं, स्वेलिंग काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती है, बोन टेढ़े हो जाते हैं, जिसको डिफॉर्मिटी बोलते हैं, वायरस डिफॉर्मिटी बोला जाता है, तब आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही पड़ती है। नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। तो दोस्तों, वहाँ तक जाने की नौबत नहीं होनी चाहिए। अब वो नौबत कैसे ना आए उसके लिए मैं बहुत सारे
टिप्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं सिम्टम्स की, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप क्या फील करते हैं। पहला जो सिम्टम है दोस्तों, सबसे पहला सिम्टम सबका दर्द होता है। सो उसमें पेन होता है दोस्तों। दूसरा जो सिम्टम है मॉर्निंग स्टिफनेस, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको पूरा आपका घुटना जकड़ा हुआ लगता है। धीरे धीरे थोड़ा डे प्रोग्रेस होता है तो आपको थोड़ा बहुत उसमें राहत मिलती है। तीसरा दोस्तों, आपके घुटने के अराउंड स्वेलिंग आ सकती है। चौथा, अगर आप एक जगह पर बैठ जाते हैं 15 मिनट 20 मिनट अगर आप एक जगह पे बैठे हो, जब आप उठने लग जाते हैं तो वो बहुत दिक्कत देता है, आपसे वो चीज़ करने नहीं होती। अर्थराइटिस में आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत है, तो जनरली दोस्तों उनको टिबियोफिमोरल अर्थराइटिस होने का ज़्यादा चांस होता है। और बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे सीढ़ियाँ उतरते समय दिक्कत होती है, तो उनको हो सकता है पटेलोफिमोरल अर्थराइटिस हो। बहुत लोग ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि मुझे घुटनों में से आवाज़ आती है, जिसको क्रेपिटस बोला जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों कि मेरा तो पैर धीरे धीरे टेढ़ा होते जा रहा है, जिसको वैरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। जब पैर अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, बाहर की तरफ भी मुड़ता है, जिसको वैल्गस डिफॉर्मिटी बोलते हैं, बट वो रेयर होता है। तो रही बात सिम्टम्स की, लक्षणों की। आप जानते हैं इसके कॉजेस क्या होते हैं, किस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सो पहला जो फैक्टर है, बोला जाता है कि फीमेल्स आर मोर प्रोन टू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस दैन मेल्स। मतलब फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। एज सच इसका कोई रिसर्च प्रूफ नहीं हुआ है, बट ऐसा देखा गया है कि फीमेल्स को ज़्यादा हुआ है। दूसरा दोस्तों, जनरली ये 45 के बाद देखा जाता है, तो पोस्ट इनोपॉजल चेंजेस बोलिए, उसकी वजह से भी हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये थोड़ा एग्रवेट होता हो, या थोड़े इसके चेंजेस, ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस दिखते हों। तीसरा दोस्तों, अगर आपका वेट ज़्यादा है, सो ऐसा रिसर्च हुआ है कि 1 kg बॉडी वेट अगर आपका बढ़ता है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स नी पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो बॉडी वेट ज़्यादा होना भी एक आप बोल सकते हैं कि कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। चौथा जो दोस्तों, अगर आपको विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसीज हैं, वो केसेस में भी आप ज़्यादा प्रोन होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के। पांचवा दोस्तों, पुरानी स्पोर्ट्स इंजरी जो आपने नेग्लेक्ट करी है, उसको ट्रीट नहीं किया है, उसकी वजह से भी कभी कभी धीरे धीरे अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वेयर ऑफ होके ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस लाते हैं। या पुराना कोई कार्टिलेज इंजरी है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, और लेटर स्टेज में वो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉज कर सकता है। दोस्तों, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जब हम पेशेंट से बात करते हैं, तो सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री से ही काफ़ी कुछ हमको समझ में आ जाता है कि इनको शायद ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों हम उनको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिसमें एक क्लार्क टेस्ट है, जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं, और दूसरे लक्षणों पे भी डिपेंड करता है। वो आप चेक करके आप बता सकते हैं कि इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं। कई केसेस में आपको एक्सरे निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब आप एक्सरे निकालते हैं दोस्तों, तो हमेशा आप स्टैंडिंग में निकालिए। स्टैंडिंग में ही दोनों व्यूज़, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू लीजिए, तो आपको एक्चुअल स्टेटस, आपका जो नी का स्टेटस है वो पता चलता है। क्योंकि बॉडी का वेट जब नी पर आएगा, तभी आपको एग्जैक्ट स्टेटस पता चलेगा नी का। बहुत रेयर केसेस में कभी कभार MRI भी निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमको MRI की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, ये तो रही बात इन्वेस्टिगेशंस की। चलिए अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट होता है, अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस से आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से प्रिवेंट कर सकते हैं। आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बचा सकते हैं। इवन ग्रेड 3 में भी कुछ हद तक आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर चौथा ग्रेड है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में आपको क्या किया जाता है? आप स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लेते हैं, आप हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लेते हैं, आप PRPs कराते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजेक्शंस लेते हैं। कुछ केसेस में आप नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरीज, एंटासिड्स के साथ लेते हैं। अलॉन्ग विद दैट यू टेक कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स।
वो सब मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट है। बट दोस्तों मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 में है, आपको सर्जरी नहीं करना है, तो जो आप इंजेक्शंस लेते हैं वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन ही होने चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शंस हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं जिससे आप अपना घुटने की सर्जरी बचा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मॉडल में दिखाया कि धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगा, अगर वेट भी ज़्यादा है तो इसके बीच में जो कार्टिलेज है वो घिसने ही वाले हैं। आपको वो फ्लूइड कम हो, साइनोवियल फ्लूइड कम होने ही वाला है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बट आप क्या कर सकते हैं, आपके जो मसल्स हैं नीज पर और हिप्स पर या फिर काफ में, वो मसल्स को अगर आप स्ट्रेंथन करें तो भले ही वो स्पेसिंग रिड्यूस हो रही हो तो आपका मसल्स क्या करेगा, बोन का अटैचमेंट है वो आपके बोन को पुल करके रखेगा। बोन को वो पुल करके रखेगा तो वो गैप मेंटेन रहेगा, और गैप अगर मेंटेन रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपको ऑस्टियोफाइट्स नहीं बनेंगे, और ऑस्टियोफाइट्स नहीं बने तो आपको दर्द नहीं होगा। सो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं कुछ एक्सरसाइजेस आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये एक्सरसाइज तो पहले से ही करते होंगे, कहीं भी आप जाएँ तो सबसे पहले ये एंकल पम्प्स आप स्टार्ट करते हैं, 10 दफ़ा करते हैं। फिर घुटने के नीचे कुछ रख के आप घुटने को टाइट करते हैं, 10 गिनती गिनते हैं, छोड़ते हैं। फिर कमर की मसल्स को आप खींचते हैं, 10 काउंट करते हैं, छोड़ते हैं। ये कर सकते हैं। इसके साथ में और भी एक्सरसाइजेस हैं, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस की मैं बात करता हूँ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज़ VMO स्ट्रेंथनिंग। इसमें आपको क्या करना है, पैर के नीचे बोल्स्टर रखना है। अगर बोल्स्टर नहीं है तो घर में अगर लोड है तो वो भी रख सकते हैं, या 2 तकिया रख के इस पोजीशन में आइए। राइट वाले पैर पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा सा पैर बाहर की तरफ निकालना है, ऐसे बाहर की तरफ रोटेट करना है, और फिर आपको पैर ऐसे सिर्फ यहाँ से सीधा करना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे लेना है, रिलैक्स। दूसरे एक्सरसाइज में जैसे हमने अभी ग्लूटियस मीडियस मसल की बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हम करते हैं। इस एक्सरसाइज को क्लैम शेल्स बोलते हैं। आपका पैर इस तरह मुड़ा रहेगा, यहाँ पर एक रबर बैंड आता है जिसको हम लूप बैंड बोलते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपको इसको धीरे से ऐसे ओपन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। पहले आपने ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस की होंगी साइड से पैर उठाने की, बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा हिप को रोटेट करना है एंकल से ऐसे, और फिर आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ पैर लेना है, फ्लेक्शन में रखना है, मतलब आगे की तरफ, ना तो एकदम आगे ना तो एकदम पीछे। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं उठाना है, थोड़ा सा आपको इस डायरेक्शन में उठाना है, और आपका टो ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ फेस करना चाहिए, और पेट अंदर खींचना है, टमी टक करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अपराइट सिटिंग में बैठना है और आपको पैर स्ट्रेट करना है, और पंजा अपनी तरफ खींचना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे लेना है, ऐसे 10 दफ़ा करना है। नेक्स्ट इज टो को थोड़ा बाहर की तरफ करना है, और फिर आपको उठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे लेना है, रिलैक्स करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑयली, फैटी और फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। तीसरा, आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप गर्म पानी में अदरक डाल के पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। सबसे अच्छा चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोकोनट वाटर होता है, क्योंकि कोकोनट वाटर अगर आप देखें तो अल्कलाइन नेचर का होता है। वो ब्लड में जो एसिडिटी रहती है, ब्लड का जो एसिडिक नेचर है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन है, वो उसको रिड्यूस करता है और ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। एक बार ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे अपने आप कट डाउन हो जाता है। कोकोनट वाटर में पोटेशियम होता है, पोटेशियम ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम और सोडियम ये कैल्शियम चैनल को रेगुलेट करते हैं, तो आपका नर्व कंडक्शन भी अच्छा रखते हैं वो, तो आपके नर्व को भी एक तरह से पोटेशियम हेल्दी रखता है। अब बात करते हैं क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हुआ है, भले वो ग्रेड 1 हो या ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि आपको नीचे पालथी मार के नहीं बैठना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको
रनिंग, जॉगिंग, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा, आपको सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी अवॉइड करना चाहिए। चौथा, आपको इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना चाहिए, आप वेस्टर्न कमोड यूज़ करना चाहिए। कंटिन्यूस एट अ स्ट्रेच आपको ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए। 5 मिनट्स चल रहे हैं, 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए, वो एक बार चल जाएगा। आपको ज़्यादा तकलीफ है चलने में तो आप नी कैप लगाकर चल सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन, बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो ही ना, हमारा एज प्रोग्रेस और हम 40 के हैं, हम 45 के हैं, हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो उसके लिए क्या करें। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। आप बेसिक वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, चलेगा। जंपिंग, रनिंग, वो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, आपका डाइट अच्छा रखिए। तीसरा, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। चौथा, स्विमिंग कर सकते हैं। और जेंटल स्ट्रेचेस, काफ के, हैमस्ट्रिंग के, पायरिफॉर्मिस के, या हिप के अराउंड, नी के अराउंड, जो भी मसल्स हैं, आपको बेसिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि उनका फ्लेक्सिबिलिटी बना रहे।